हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेक लॉ इजी। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं टीपीए के नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज़ पार्ट परफॉर्मेंस। तो डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस या पार्ट परफॉर्मेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको सेक्शन 53A ऑफ टीपीए में देखने के लिए मिलेगा। इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही साथ में शेयर भी कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो की तरफ, दैट इज़ डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस। तो जो डॉक्ट्राइन, सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन जो है ना, देखिए जब आपका एग्ज़ाम में आता है तो आपको किस तरीके से प्रेजेंट करना है वो आपको इस वीडियो में हेल्प मिल जाएगी। तो अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहले हम क्या बात करते हैं कि जो आपका डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस है ना, ये आपका पार्ट परफॉर्मेंस किसकी बात कर रहा है? किसी कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट परफॉर्मेंस की। ये आपका सेक्शन 53A ऑफ टीपीए जो है ना, उसमें बात करता है इस बारे में। हमने पढ़ा था सेक्शन 53 जो है ना, वो बात करता है फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र की। तो जो डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस है, ये आपका 53A के ज़रिए आपका इंसर्ट किया गया टीपीए में 1929 में, मतलब 1929 में ऐड किया गया था ये सेक्शन अमेंडमेंट के ज़रिए। ओके, तो ये जो आपका टाइटल है पार्ट परफॉर्मेंस, इसके नाम से ही पता चलता है कि कोई भी जो आपका कॉन्ट्रैक्ट की जो पार्टी है ना, कॉन्ट्रैक्ट की जो पार्टी है उसने क्या करा है, कोई अपना जो उसका पार्ट है, कोई ओब्लिगेशन है, उसको परफॉर्म किया है। मतलब उसका जो पार्ट है ना उसने पूरा किया है, या फिर कह सकते हैं कि पूरा नहीं किया है पर किसी तरीके से उसने जो उसकी ओब्लिगेशन थी वो परफॉर्म करी है। जैसे कि मान लीजिए दो पार्टीज हैं, ए और बी, तो इसकी कुछ क्या होंगी, कुछ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी कि इसको क्या करना है। जैसे मान लीजिए ए जो है वो सेलर है, बी बायर है, तो सेलर का काम क्या है भाई, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपका सेल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी। बायर की जो है उसकी क्या है, पोजेशन लेने की है और साथ ही साथ में पेमेंट करने की है। तो ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आ जाएंगी। ये जो रूल है ना आपका डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस, ये किस में फोकस करता है? ये रूल फोकस करता है सेविंग द इंटरेस्ट ऑफ अ पार्टी हु हैज़ परफॉर्म्ड सम पार्ट ऑफ हिज कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जिस पार्टी ने अपने कॉन्ट्रैक्ट का कुछ पार्ट परफॉर्म कर चुका है, उसके इंटरेस्ट को सेव करने के लिए, ठीक है ना। और साथ ही साथ में ये जो पार्टी है ये अपना जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट है ना, जो भी उसकी ओब्लिगेशन बनती है उसी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, उसको भी परफॉर्म करने के लिए विलिंग है, मतलब परफॉर्म करने के लिए एग्री करता है, रेडी है। तो ये तो था इसका इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस को, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। बेसिकली इट सेफगार्ड्स ट्रांसफरी फ्रॉम ट्रांसफरर एंड प्रिवेंट ट्रांसफर फ्रॉम टेकिंग एनी एडवांटेज ऑन अकाउंट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। मतलब ये बेसिकली जो आपका ट्रांसफरी है ना, ये क्या करता है, जो ट्रांसफरी है, ठीक है ना, उसके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करता है। किससे? ट्रांसफरर से। ताकि जो ट्रांसफरर है ना, ट्रांसफरर जो है वो कोई एडवांटेज ना ले सके नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। मतलब जो भी उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, कोई भी जो उनके बीच में डील हुई है उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, इस बेस पे ट्रांसफरर जो है वो ट्रांसफरी का अनड्यू एडवांटेज ना ले सके। अब प्रोवाइडेड डेट, ठीक है ना, प्रोवाइडेड डेट का मतलब, प्रोवाइडेड डेट क्या होता है कि द ट्रांसफरी हैज़ परफॉर्म्ड हिज, प्रोवाइडेड डेट मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसमें होना क्या चाहिए, कब ये बात लागू होगी, कब इंटरेस्ट ट्रांसफरी का सेफ गार्ड होगा ट्रांसफरर से, जब ट्रांसफरी जो है ना उसने अपना पार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट का, जो भी उसका पार्ट, उसकी जो भी ओब्लिगेशन बनती है उसको परफॉर्म कर चुका है इन फर्दरेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए। एंड द ट्रांसफरी हैज़ टेकन पोजेशन ऑफ सम पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी। साथ ही साथ में जो ट्रांसफरी है ना उसके पास में उस प्रॉपर्टी का कुछ पार्ट का पोजेशन भी होना ज़रूरी है। मतलब मान लीजिए कोई घर है तो घर का पोजेशन होना उसके पास में ज़रूरी है, या घर के किसी पार्ट का पोजेशन होना ज़रूरी है। मान लीजिए कोई लैंड है तो लैंड के किसी पार्ट का या फिर उस लैंड का पोजेशन होना ज़रूरी है ट्रांसफरी के पास में, तभी आपका ये रूल एप्लीकेबल होगा।
इसका एग्जाम्पल हम कैसे समझते हैं, ए इज़ अ बिल्डर, ठीक है ना, एंड डील्स विद सेलिंग ऑफ फ्लैट्स, क्या बेचता है वो, फ्लैट्स बेचता है। बी कोई पर्सन है जो कि ए से फ्लैट लेना चाहता है। फ्लैट की कीमत कितनी है, 20 लाख रुपए है। तो ए और बी जो है ना, इनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, और जो बी है, फ्लैट की कीमत कितनी बताई मैंने आपको, 20 लाख रुपए, ठीक है ना। तो ए और बी जो है, इनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जो आपका बी है ना, वो ए को 12 लाख रुपए देगा एडवांस में। 12 लाख कैसे दे दिए उसने, एडवांस में दे दिए। और जो रिमेनिंग है ना, वो जो रिमेनिंग 8 लाख रुपए बचे हैं, वो कैसे देगा बी कैसे देगा, आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ पोजेशन, मतलब पोजेशन लेने के 6 महीने के बाद वो उसको पे कर देगा। नाउ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी वॉज नॉट रजिस्टर्ड बट इज इन रिटर्न फॉर्म। अब यहाँ पर जो ए और बी के बीच में इस फ्लैट के रिगार्डिंग जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना, वो रिटर्न फॉर्म में तो है बट रजिस्टर्ड नहीं है। 2 महीने बाद क्या होता है कि जो ए है वो सोचता है, आफ्टर 2 मंथ्स ए थॉट दैट ही कुड हैव गॉट 25 लाख रुपीज़ फ्रॉम द सेम फ्लैट। अब 2 महीने बाद, ठीक है ना, देखिए ए ने क्या करा, ए ने फ्लैट का पोजेशन उसको दे दिया, बी को दे दिया। बी ने ए को 12 लाख रुपए दे दिए, 8 लाख रुपए वो क्या बोलेगा, पोजेशन लेने के 6 महीने के बाद जो है वो ए को पे कर देगा। अब 2 महीने बाद जो है ना, वो ए सोचता है कि भाई इसी फ्लैट के उसको 25 लाख रुपए मिल सकते थे। तो वो डिसाइड करता है कि बी जो है ना, उसको उस फ्लैट से एविक्ट कर देगा, निकाल देगा। किस बेस पे, कि भाई रजिस्ट्री तो हुई ही नहीं है फ्लैट की, ठीक है ना, रजिस्ट्री तो फ्लैट की हुई नहीं है बी के नाम पर, तो इस बेस पे वो उसे वहाँ से एविक्ट कर देगा। तो यहाँ पर जो बी है ना, बी जो है वो शेल्टर ले सकता है सेक्शन 53A ऑफ TPA का, ठीक है ना। तो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग क्या होता है, ए कैन नॉट एविक्ट बी फ्रॉम द फ्लैट मेयरली ऑन द अकाउंट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट where B is ready to perform his part of obligation and possession of flat is also with B। तो यहाँ पर सेक्शन 53A का शेल्टर लेके B क्या प्रूव कर सकता है, मतलब जो A है ना, अगर जो आपका B है, जो बी है अगर वो सेक्शन 53A का शेल्टर लेता है, तो ए जो है वो उसे वहाँ से एविक्ट नहीं कर सकता उस फ्लैट से, क्योंकि पोजेशन भी उसके पास में है। और साथ ही साथ जो है ना, वो अपनी जो उसकी रिमेनिंग ओब्लिगेशन है उसको भी पूरा करने के लिए तैयार है। ओके, तो ए जो है उसे सिर्फ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के ग्राउंड पे उसे एविक्ट नहीं कर सकता है। नोट मतलब देखिए, ये तो कंडीशन थी ए और बी की बीच की बात है जब तक। अब मान लीजिए ए जो है वो सेल कर देता है सेम फ्लैट को सी को, सेम फ्लैट सी को जो उसने बी को बेचा था उसको सी को बेच देता है। सी जो है उसको इस बात की कोई भी नॉलेज नहीं है कि आपका ये जो फ्लैट है ये ऑलरेडी बी के, मतलब बी को बेचा जा चुका है, बी से कुछ पैसे भी लिए जा चुके हैं। मतलब कुल मिला के कहें तो सी जो है उसको कोई भी नॉलेज नहीं है किसी भी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट की या किसी भी तरीके के पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट की। तो यहाँ पर बी जो है ना, वो इस सेक्शन का शेल्टर नहीं ले सकता, ठीक है ना, शेल्टर नहीं ले सकता। किस सेक्शन का, 53A का शेल्टर नहीं ले सकता। क्यों, क्योंकि जो बी है ना, मैंने ना से ए है, ए ने पहले फ्लैट बेचा था बी को, फिर आपने ए ने सेम फ्लैट बेच दिया सी को। तो यहाँ पर जो बी है ना, वो कोई भी अगर वो आपको बोलते नहीं केस अगर फाइल कर सकता है तो वो बी के अगेंस्ट कर सकता है, बी नहीं ए के अगेंस्ट कर सकता है, ठीक है ना, सी के अगेंस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि सी को तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो जो बी है, बी को अगर कोई भी रिकवरी करनी है, कोई भी उसको अगर मतलब प्रॉब्लम है तो वो आपका डायरेक्ट जाके ए से ही डील कर सकता है, या ए के खिलाफ ही कोई एक्शन ले सकता है। सी के खिलाफ वो कोई एक्शन नहीं लेगा। सी कौन हो जाएगा, सब्सिक्वेंट ट्रांसफर ही हो जाएगा, सब्सिक्वेंट बायर या सब्सिक्वेंट ट्रांसफर ही हम इसे कह सकते हैं। तो यहाँ पर ए जो है सेम फ्लैट जब सी को सेल कर देता है, पर सी को नहीं पता है किसी भी तरीके के इस बात के बारे में कि भाई ये फ्लैट ऑलरेडी ए ने बी को बेच चुका है, और बी जो है उसने कुछ पार्ट परफॉर्मेंस भी की है इस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड। तो यहाँ पर बी जो है इस सेक्शन का शेल्टर नहीं ले सकता है।
ठीक है, क्योंकि जो भी है ये जो सेक्शन अवेलेबल होता है ना, ये जो आपका 53A अवेलेबल है, वो सिर्फ आपका जो ट्रांसफरर है ना, ट्रांसफरर के अगेंस्ट ही हो सकता है। जो ट्रांसफरर है, ट्रांसफरर के अगेंस्ट ही हो सकता है, सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी के अगेंस्ट भी केस फाइल नहीं कर सकता। सो इन दिस केस राइट्स ऑफ सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी या फिर हम कह सकते हैं बायर शैल नॉट बी अफेक्टेड। तो यहाँ पर जो सब्सिक्वेंट बायर या सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी जिसे हम कह रहे हैं, उसका राइट जो है वो अफेक्ट नहीं होगा। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि उसने भी कंसिडरेशन पे की है, उसने भी क्या करा है, कंसिडरेशन पे की है, उसको कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और या फिर पार्ट परफॉर्मेंस की उसको कोई नॉलेज नहीं है। Thus, it may be noticed that nothing in this section shall affect the right of a transferee for consideration who has no notice of a contract or not having any knowledge or part performance। तो यहाँ पर क्या कहा है कि ये सेक्शन किसी भी सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी जो है उसके राइट को इफेक्ट नहीं करेगा, जहाँ की जो सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी है उसने कंसिडरेशन पे की है, उसको कोई भी नोटिस नहीं है कॉन्ट्रैक्ट का, नो नोटिस, ठीक है ना, और ना ही उसे पार्ट परफॉर्मेंस की कोई नॉलेज है। सो डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस शैल नॉट अफेक्ट द राइट्स ऑफ सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी। तो सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि जो सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी है उसके राइट को डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस इफेक्ट नहीं करेगा। असेंशियल्स क्या क्या है देखिए। सबसे पहले देयर मस्ट बी अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एंड द प्रॉपर्टी मस्ट बी इमूवेबल। तो सबसे पहले पार्ट परफॉर्मेंस के लिए क्या होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी होना चाहिए, और ये प्रॉपर्टी इमूवेबल होनी चाहिए। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में होना चाहिए। तीसरा, कॉन्ट्रैक्ट जो है मस्ट बी फॉर सम कंसिडरेशन, कुछ कंसिडरेशन के लिए होनी चाहिए। मतलब कंसिडरेशन का मतलब है यहाँ पर कुछ उसके लिए अमाउंट पे किया गया, मॉनेटरी फॉर्म में पे किया गया हो, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका द ट्रांसफरी हैज़ डन सम एक्ट इन फर्दरेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जो ट्रांसफरी है, ठीक है ना, ट्रांसफरी देखिए यहाँ सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी की बात नहीं कर रहे। जैसे ये ए है ना, ए ने बी को बेचा, बी फिर आपका उसने फिर सी को भी बेच दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर बी जो है वो ट्रांसफरी है और सी जो है सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी हो जाएगा। तो जो ट्रांसफरी है, यहाँ हम बी की बात कर रहे हैं, ट्रांसफरी जो है उसने कुछ एक्ट किया हो इन फर्दरेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जैसे कि उसने पोजेशन ले लिया हो, ठीक है ना, उस प्रॉपर्टी का, और अगर पोजेशन ले लिया तो रिटेंशन ऑफ पोजेशन की बात कर देंगे, है ना। इफ़ पोजेशन इज ऑलरेडी विद इन ट्रांसफरी बिफोर द ट्रांसफ़र, ठीक है ना, ओके। तो कुछ एक्ट किया हो। नाउ ट्रांसफरी जो है वो विलिंग हो, ठीक है, मस्ट बी विलिंग एंड रेडी टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ट्रांसफ़र इस बात के लिए भी रेडी हो कि वो उसका जो बचा हुआ रिमेनिंग पोर्शन है उसकी ओब्लिगेशन का उसको भी पूरा करता हो। अब इसका एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, ठीक है ना। एक एग्जांपल मैं ऑलरेडी बात बता चुकी हूँ, दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। ए जो है उसके पास में कोई लैंड पीस है जो कि बी खरीदना चाहता है। तो यहाँ पर ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है राइटिंग में। बी जो है कुछ कंसिडरेशन पे करता है, ठीक है ना, ए को, और उसका पोजेशन ले लेता है, पर रजिस्ट्री नहीं हुई है, रजिस्ट्री नॉट डन, ठीक है ना, रजिस्ट्री नहीं हुई इस लैंड की। अब ए जो है वो बी को वहाँ से एविक्ट करना चाहता है। ए जो है ना, जो ट्रांसफरर था, वो बी को, ठीक है ना, वहाँ से एविक्ट करना चाहता है, उस लैंड से निकालना चाहता है, ठीक है, तो और अपना लैंड उसे दोबारा चाहिए। यहाँ पर बी जो है वो अपने पार्ट की जो भी रिमेनिंग पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसको परफॉर्म करने के लिए रेडी है। ए जो है एंड कॉल्स ए फॉर रजिस्ट्री, यहाँ पर ए को बुलाता है रजिस्ट्री के लिए, पर ए उसको अवॉइड करता है। मतलब यहाँ पर क्या है, ए ने जब बी को बेचा, ठीक है ना, अब बी ए जो है दोबारा अपना लैंड इससे वापस चाहता है कि मैं मेरे से वापस ले लूँ, किसी तरीके से वहाँ से निकालना चाहता है उसको, बी को। पर बी जो है वो ए को रजिस्ट्री के लिए बुलाता है और ए इस बात को अवॉइड करता है। तो यहाँ पर जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में बी जो है वो डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस का शेल्टर ले सकता है।
तो फ्रेंड्स ये डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस का टॉपिक कंप्लीट हो गया। देखिए हो तो बहुत लंबा सकता है, पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि शॉर्ट तरीके से आपको समझा सकूँ ताकि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हेल्प मिल सके। और ज़्यादा आपको पढ़ना है तो आप ऑनलाइन रिसोर्सेज से सर्च कर सकते हैं, आपको काफ़ी मैटर मिल जाएगा इस बारे में पढ़ने के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट